Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M लक्ष्मीकांत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मीकांत बुक का चौथा चैप्टर जो कि है हमारा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज की वीडियो में मैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को पूरा करूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। इन सब टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। प्रीएम्बल के साथ दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का था। इसके बाद भारत और अन्य देशों ने भी इसे अपनाया। प्रीएम्बल का सिंपल मीनिंग है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की समरी को कंटेन करता है। एन.ए. पालकीवाला, जो कि एक एमिनिएंट जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट और मूव किया था, उस पर बेस्ड है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में हुआ था, उसने प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किया: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल के बारे में। आप टेक्स्ट को यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं इसका हिंदी वर्जन आपको बता देता हूँ कि हिंदी में ये क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृष्टि संपन्न होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रीएम्बल के 4 कंपोनेंट है, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर अधिकार से है। प्रीएम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी को इंडिया के लोगों से डिराइव करता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पॉलिटी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अब मैं आपको प्रीएम्बल के की वर्ड्स डिफाइन करूंगा। इसमें से सबसे पहला वर्ड आता है सोवेरेन। सोवेरेन का मतलब है इंडिया ना ही किसी अदर कंट्री पर डिपेंडेंट है और ना ही किसी अदर कंट्री की कॉलोनी है, बट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है और ये अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद से हैंडल कर सकता है। 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप एक्सेप्ट करी और ब्रिटिश क्राउन को कॉमनवेल्थ का हेड माना। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन इंडिया की सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली। ये भी इंडिया की सोवरेनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। ये किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है और अपनी टेरिटरी के किसी भी पार्ट को किसी फॉरेन स्टेट के फेवर में त्याग सकता है। इसमें दूसरा आता है सोशलिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये वर्ड हमारे प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हुआ था। अब बात आती है कि सोशलिस्ट कंटेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड हैं। अब सोशलिज्म भी 2 टाइप के होते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को स्टेट सोशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करता है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साइड बाय साइड को एग्जिस्ट करते हैं। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब है जो भी कंट्री में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका नेशनलाइजेशन किया जाए और वो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर में काम करे और प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही ना करे। काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपको चाइना में देखने को मिलेंगी। इसका मतलब है कि कंट्री में बस गवर्नमेंट सेक्टर ही एग्जिस्ट करे और प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही ना करे। 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी,
जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया गया था, उसने सोशलिस्ट प्रिंसिपल को हमारी कंट्री में बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करी। इसमें तीसरा आता है सेक्युलर। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हुआ था। सेक्युलर स्टेट का मीनिंग इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोलो तो इंडिया में सारे धर्म एक समान है, यहाँ कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। इसमें चौथा आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब हम तो बचपन से जानते ही हैं, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देके इलेक्ट करते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चलाते हैं और लॉज बनाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, एक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरी है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसके अंडर में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की पॉलिसीज और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 25 नवंबर 1949 की स्पीच में कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं रह सकती जब तक कि सोशल डेमोक्रेसी ना हो। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है जीने के तरीके जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी से पहचाने जाते हैं। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम और फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए सोशल डेमोक्रेसी होनी जरूरी है, जो कि डेराइव होती है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी से। पांचवा वर्ड इसमें आता है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी को आप दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला मोनार्ची और दूसरा रिपब्लिक। मोनार्ची में हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन होती है और वो एक हेरिडिटी पोजीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन। अब रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक में हेड जनता द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन से। प्रीएम्बल में रिपब्लिक वर्ड इंडिकेट करता है कि इंडिया का एक इलेक्टेड हेड है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए। इसमें छठा वर्ड आता है जस्टिस। जस्टिस को यहाँ पर 3 डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मीनिंग है सबको इक्वल ट्रीटमेंट बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शन के बेसिस पर, जैसे कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है लोगों के बीच में इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर में वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी आती है। सो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस बताता है कि सारे सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, सारे पॉलिटिकल ऑफिसर्स का एक्सेस मिलना चाहिए और हर गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस मिलनी चाहिए। जस्टिस का आइडिया सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। इसमें 7वां वर्ड आता है लिबर्टी। लिबर्टी का सिंपल सा मीनिंग है फ्रीडम। प्रीएम्बल सारे सिटीजन ऑफ इंडिया के थॉट की फ्रीडम, एक्सप्रेशन की फ्रीडम, बिलीफ की फ्रीडम और वर्शिप की फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सिक्योर करता है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। इसमें 8वां वर्ड आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस का एब्सेंट होना और सब इंडिविजुअल को पर्याप्त अवसर प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के। प्रीएम्बल इंडिया के सारे सिटीजन की इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को सिक्योर करता है। फंडामेंटल राइट में हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 14 कानून के सामने सब समान है। आर्टिकल 15 किसी के साथ भी धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल नंबर 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत का अंत करता है। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत करता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 39 में सब आदमी और औरतों को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का इक्वल राइट और सारे कामों के लिए आदमी और औरतों को इक्वल पे का राइट सिक्योर करता है। अब इसमें 9वां वर्ड आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी की फीलिंग को कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप से प्रमोट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में कहती है
कि हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो सोसाइटी में हार्मनी और ब्रदरहुड फैलाए। प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है कि फ्रेटर्निटी को 2 चीज़ें एश्योर करनी चाहिए, फर्स्ट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और सेकंड नेशन की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब यहाँ पर अखंडता से है। इंटेग्रिटी को प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस का प्रतीक है जिन पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ये कंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नोबल विजन को और रिफ्लेक्ट करता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्रीम और एस्पिरेशन को। सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो बताते हैं कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेस करता है कि हमने क्या विचार किया था और हमने अब तक किसका स्वप्न देखा था। के.एम. मुंशी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, वो प्रीएम्बल को हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का हॉरोस्कोप बताते हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गवा, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अनदर मेंबर थे, वो प्रीएम्बल की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट प्रीसियस पार्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ज्वेलरी सेट है, ये एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है जिसकी हेल्प से हम कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ को मेजर कर सकते हैं। सर अर्नेस्ट बाकर, जो कि इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रीएम्बल को एक ग्लोइंग ट्रिब्यूट पेड की। उन्होंने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट बताया है। वो प्रीएम्बल के टेक्स्ट से इतना मूव हुए कि उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी के ओपनिंग टेक्स्ट में प्रीएम्बल के टेक्स्ट को कोट किया। प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। सबसे पहले बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सामने आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसके बाद केशवानंदा भारती केस 1973 में सामने आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल के नोबल विजन की लाइट में पढ़ा जाना चाहिए। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट अगेन प्रीएम्बल को इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अगर हम प्रीएम्बल के करंट स्टेटस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया है। ये 2 बातें यहाँ पर नोट करने वाली हैं। पहली, प्रीएम्बल ना ही लेजिस्लेचर की पावर का सोर्स है, ना ही लेजिस्लेचर की पावर पे बैन है। दूसरी, ये नॉन जुडिशियल है, सो हम इसके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। अब लास्ट में यहाँ पर बात आती है कि क्या प्रीएम्बल को आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंड किया जा सकता है। ये क्वेश्चन सबसे पहले केशवानंदा भारती केस में सामने आया था। यहाँ पर यह कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट हालांकि यहाँ पर यह कहता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक फीचर में कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। सो इसका मतलब यह है कि प्रीएम्बल के बेसिक फीचर को आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब तक बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक बार ही प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को ऐड किया गया था। सो गाइज, हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ पर सारी बातों को कवर अप करने की कोशिश की है। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।